हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में अपने निपुण बैच में संस्कृत विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा एक न्यू टॉपिक होगा। आज हमारी क्लास में हमारा एक न्यू टॉपिक होगा। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको संधि शब्द पढ़ाए थे। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ प्लेलिस्ट बना दिया, प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारा फ्री बैच है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसका नाम है निपुण बैच 2025। यह हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लासेस की टाइमिंग देख लेते हैं। ये गलत थोड़ा सा थंबनेल आ गया है। क्लासेस की टाइमिंग हमारी है, गणित पढ़ाते हैं रंजीत सर आपको शाम को 7 बजे रंजीत सर आपको पढ़ाते हैं गणित को। काजल मैम आपको पढ़ाती हैं शाम को 6 बजे इनका फर्स्ट पेपर आपका होता है। और शाम को 3 बजे यानी कि दोपहर 3 बजे मेरी क्लास होती है संस्कृत विषय की क्लास। ठीक है, तो ये हमारा अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम क्या देखेंगे? आज हम संस्कृत विषय में देखेंगे समास, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप देख सकते हैं 2016, 2017, 2022 में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ, या फिर समास के प्रकार से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, या फिर आपको कोई भी एक समास दे दिया जाएगा, उसका विग्रह करने को बताया जाएगा, या फिर समास का नाम आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के अर्थ में परिवर्तन किए बिना उनके आकार में जो छोटा रूप प्रदान किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको समास कहते हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो समास का क्या अर्थ होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि कोई विस्तृत वस्तु को संक्षेप में लिखना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है दो या दो से अधिक शब्दों के अर्थ में परिवर्तन किए बिना उनके आकार में किए गए परिवर्तन को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आगे देखते हैं। भाषा में संक्षिप्त भाव और सुंदरता लाने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं? समास का प्रयोग करते हैं। भाषा में संक्षिप्तीकरण, भाव और सुंदरता लाने के लिए हम समास का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर एक समस्त सार्थक शब्द स्वतंत्र रूप से जो बनता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समास। और उदाहरण के लिए जैसे शुष्क पत्राणी, नव पत्राणी, नव पुष्पाणी, मधुर सौरव। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? समास हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या फिर कोई प्रकार दे दिया जाएगा और उसको आपको डिफाइन करना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं समास विग्रह। समास के शब्दों को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। यानी कि समास का जब हम संक्षेपण करते हैं, जब उसको हम इकट्ठे रूप में लिख लेते हैं, अगर उसको हम तोड़ के जब लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? समास का इसका मतलब क्या है कि समास के शब्दों को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे शुष्काणि पत्राणि, क्या है? शुष्काणि पत्राणि, नवानि पुष्पाणि, मधुरो स्वरौ, क्या है? मधुरो स्वरौ। तो इसमें समास विग्रह करने की दूसरी विधि इसी को मानते हैं। किसको मानते हैं? दूसरी विधि हम समास विग्रह की कौन सी विधि है? तो यही विधि है, जैसे कि शुष्काणि, क्या है? शुष्काणि चातानि, पत्राणि नवानि चातानि, पुष्पाणि मधुरा साचा। ठीक है, स्वर
ये सभी क्या है, समास को विभक्त करने की क्या होती हैं, विधियाँ होती हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है, इसमें इम्पोर्टेंट को समास में क्या क्या याद करना होगा, तो आप समास की डेफिनेशन को ज़रूर याद कर लें, परिभाषा को, ठीक है, प्लस उसके प्रकार को और उदाहरण को। उदाहरण बहुत ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इसके प्रकारों को बताइए, उनके नाम लिखिए। शॉर्टकट ऐसे ही आता है बीटीसी में, आपको पता ही होगा। आपने फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम तो दिए ही हैं, तो आपको पता होगा क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लें, ठीक है। अब हम देखेंगे समास के प्रकार यानी कि समास के भेद। समास को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कितने? 5 प्रकार में बांटा गया है संस्कृत में समास को। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है बहुब्रीहि, चौथा है अव्ययी और पांचवा है द्विगु और कर्मधारय। इनको हम तत्पुरुष के अंतर्गत ही मानते हैं। किसके? तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं द्विगु समास और कर्मधारय समास, ठीक है। अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में द्वंद्व समास पूछा गया है, द्विगु पूछा गया है, बहुब्रीहि है, तो इन सब से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको स्किप ना करें। बहुत ही कम समय में अच्छे से अगर आप एक क्लास देख लेंगे तो इसी से आपको ये समझ में आ जाएगा और आपका 1 से 2 नंबर आसानी से पक्का हो जाएगा। ये नहीं कि आप सोचिए अरे आते हैं, ऐसा ना करें। आप एक बार इसको पढ़कर जाएं, तब आप वहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर जो है थ्योरेटिकल है। कैसा है? थ्योरेटिकल है, बहुविकल्पीय टाइप तो नहीं है, एमसीक्यू टाइप नहीं है कि कुछ नहीं तो आपने ऐसे कर दिया। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, जिससे आपके 1 से 2 नंबर आराम से पक्के हो जाएं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इनके प्रकारों के बारे में समझेंगे। पहला हमारा समास है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं चारथा समास। क्या है? चारथा द्वंद्व। क्या है? चारथ द्वंद्व, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। किसके? द्वंद्व समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों के बीच संबंध के लिए हम चा का प्रयोग करते हैं। चा मतलब क्या होता है? संस्कृत में चा जो शब्द है, इसका हिंदी में अनुवाद होता है और। क्या होता है? और। आपने हिंदी में द्वंद्व समास पढ़ा होगा, जिसमें योजक चिन्ह आता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं? माता और पिता, भाई और बहन। तो इसमें जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? संस्कृत में हम द्वंद्व समास में 2 पदों को जोड़ने के लिए हम चा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? चा का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? आप समझ में आ गया होगा आपको कि चा का अर्थ जो होता है, चा का अर्थ जो होता है वो होता है और। क्या होता है? और का प्रयोग करते हैं। द्वंद्व समास का अर्थ होता है 2। जब हम 2 चीज़ों की तुलना करते हैं, जैसे कि विलोम शब्द आ गए, इसके अंदर हम विलोम शब्द को ले सकते हैं, जैसे दिन और रात, तो दिन रात हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है, द्वंद्व का अर्थ होता है 2, द्वंद्व यानी कि 2। और इनको जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इनके दोनों पदों को हम जोड़ने के लिए हम चा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? चा का प्रयोग करते हैं। और इसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पदों का ही एक मुख्य अहम रोल होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम उदाहरण से समझते हैं इसको, अच्छे से इसको मिटा देते हैं और अच्छे से हम इसको समझ लेते हैं। आपको पता चल गया है कि चा का अर्थ क्या होता है। तो चा का अर्थ हम और में प्रयोग करते हैं। संस्कृत में जो चा होता है, चा शब्द जो होता है, इसको हम और में प्रयुक्त करते हैं। किस में करते हैं? और में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण से हम समझते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या है? ठीक है, तो उदाहरण क्या है? उदाहरण है पितरौ, पितरौ माता चा पिता चा। यहाँ पर होगा पितरौ माता, ये थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ होगा मातारो पितरौ। क्या होगा? मातारो पितरौ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा मातारो पितरौ, यानी कि माता चा पिता चा, यानी कि माता और पिता। क्या होगा? माता और पिता। इसी प्रकार से नेक्स्ट है राम कृष्णो। क्या है? राम कृष्णो, तो रामास चा कृष्णास चा। क्या है? रामास चा कृष्णास चा, यानी कि राम और कृष्ण। क्या है? राम और कृष्ण। तो आप समझ गए होंगे द्वंद्व समास की क्या पहचान है। द्वंद्व समास की एक अहम पहचान ये है कि
इसमें जो पद होते हैं वो दोनों पद होते हैं प्रधान। क्या होते हैं? इसमें जो होते हैं वो दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद को जोड़ने के लिए हम चा का प्रयोग करते हैं। चा का अर्थ हिंदी में और होता है। क्या होता है? चा का अर्थ हिंदी में और होता है। इसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का अर्थ होता है दो। जब हम दो व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान की तुलना करते हैं तब कौन सा समास होता है? तब होता है द्वंद्व समास। जैसे मातरो पितरो, माता चे पिता। क्या है? माता चा पिता। रामकृष्णो, राम सा कृष्णा चा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये हमारे हो गए द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इतरेतर। क्या है? इतरेतर द्वंद्व। दूसरा है एक शेष द्वंद्व। तीसरा है समाहार द्वंद्व। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। द्वंद्व समास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि द्वंद्व समास को समझाइए। द्वंद्व समास को समझाइए, डेफिनेशन बताइए, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो आप इस प्रकार से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रकार है हमारा द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। ये कैसा होता है? ये संख्यावाचक होता है। कैसा होता है? यह संख्यावाचक होता है, यानी कि संख्या पूर्वी द्विगु। क्या है? संख्या पूर्वी द्विगु। डेफिनेशन देखते हैं कि जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। क्या होता है? जिसका पहला पद संख्यावाचक और दूसरा संज्ञा होता है। दूसरा क्या होता है? जैसे कि नव, जैसे चौराहा, जैसे चौराहा। ठीक है, तो इसमें क्या है? जिसका पहला पद जो है वो संख्यावाचक है। तो ये पहला पद हमारा चौर हो गया। चौ का अर्थ क्या होता है? चौ का अर्थ 4 होता है। चौ या चतवार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। जो क्या है? जो पहला पद है वो संख्यावाचक हो, दूसरा पद समास हो। ठीक है, राहा, 4 राहों का समूह अर्थात चौराहा। तो क्या कहलाएगा? ये द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसकी डेफिनेशन को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिसका पहला पद संख्यावाचक तथा दूसरा पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास का प्रयोग हम समूह अर्थ में करते हैं। किसमें? इसका प्रयोग हम किसमें करते हैं? तो इसका प्रयोग समूह अर्थ में किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे तृणायाम लोकानाम समाहार। क्या है? तृणायाम लोकानाम समाहार। तो यानी कि तृणायाम यानी कि 3, तो इसका अर्थ हो जाएगा त्रिलोकी, जो 3 लोकों में वास करता है। क्या है? तृणायान लोकायान समाहार, यानी कि जो 3 लोक में समाहार यानी कि वास करता है, यानी रहता है, तो उसको त्रिलोकी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं त्रिलोकी। नेक्स्ट है दशानाम आननाम समाहार। क्या है? दशानाम आननाम समाहार। तो इसका मतलब क्या है? दशानान यानी कि 10, आननाम यानी कि जिसकी भुजाएं हैं, समाहार। ठीक है, जिसकी 10 भुजाएं हैं अर्थात दशानन, अर्थात दशानन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? ये हमारा इसका पहला पद जो है वो क्या है? संख्यावाचक है। क्या है? पहला पद जो है संख्यावाचक है। संख्या का क्या कराता है? संख्या का बोध कराता है। जैसे कि तृणाया यानी कि 3, दशानान यानी कि 10, पंचाना यानी कि 5, पंचानाम घटानाम समाहार यानी कि पंचबटी, 5 बटों का समूह। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? पंचबटी। नेक्स्ट है तृणायाम भुवनानाम समाहार यानी कि त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। समाहार यानी कि समूह। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा संख्यावाचक समास यानी कि द्विगु समास हो गया। आप समझ गए होंगे अच्छे से कि जिसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है और जो दूसरा पद होता है वो संज्ञा होता है, तो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। उदाहरण के लिए त्रिलोकी, जो 3 लोकों में वास करता है। दशानन, 10 आनन वाला। पंचवटी यानी कि पंचाना घटानाम समाहार, 5 बटों का समूह। या फिर तृणायाम भुवनाम समाहार यानी कि 3 भुवनों का समूह। ठीक है, तो ये हमारा द्विगु समास हो गया। आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कर्मधारय समास। जो समास, ठीक है, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। जो समासिक पद
विशेषण विशेष तथा उपमा उपमेय से मिलकर बनता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है? कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है? तो इसमें क्या होता है, इसमें विशेषण होता है, यानी कि इसमें जो वाक्य होते हैं वो किसी न किसी की विशेषता बताते हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जो समासिक पद विशेषण विशेष व उपमा उपमेय से मिलकर बने होते हैं कर्मधारय समास कहलाते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा एक समान विभक्ति वाला तथा वचन वाले होते हैं। इसमें से क्या होता है, एक जो होता है वो समान विभक्ति व वचन वाला होता है। उदाहरण के लिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से अब हम समझते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और कर्मधारय समास को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा उदाहरण है नीलकमल। पहला हमारा उदाहरण क्या है? तो पहला उदाहरण है हमारा नीलकमल। क्या है? नीलकमलम। क्या है? नीलकमलम। यहाँ पर स्पेस कम है, हम नए पेज से इसको देखते हैं। क्या है? नीलकमलम। क्या है? नीलकमलम, अर्थात नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, तो इसमें क्या विशेषता बताई है? इसमें कमल की विशेषता बताई गई कि वो कैसा है, वो है नीला। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास है? इसमें समास जो है वो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास निहित है। ठीक है, नीलकमल महाजन, महान है जो जन, या महापाप, महान है जो पाप। ठीक है, जो आपने महापाप, यानी कि इसमें पाप की विशेषता को बता रहा है। इसी प्रकार से जनों की विशेषता बता रहा है कि जन कैसे हैं, महान है। इसी प्रकार से यहाँ कमल की विशेषता क्या है कि नीलकमल, नीला है जो कमल। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कर्मधारय समास के क्या हो गए, उदाहरण हो गए। आई होप, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे समासानधिक तत्पुरुष भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? समासनाधिकरण तत्पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कर्मधारय समास के हम 4 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो पहला है कर्मधारय विशेषण, जिसमें हम विशेषण की क्या होता है, कर्मधारय वो समास होते हैं जिसमें विशेषता के थ्रू, जिसमें विशेषता बताई जाती है किसी व्यक्ति वस्तु की। इसी प्रकार से उभय पद विशेषण, जिसमें उभय पद विशेषण होता है, या फिर रूपक कर्मधारय, उपमान कर्मधारय। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके उदाहरण हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास, और हमारा एक नेक्स्ट समास है हमारा तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो तत्पुरुष समास प्रायेणो उत्तुत, तत्पुरुष समास में इसको संस्कृत में इसका क्या सूत्र होता है, तो ये है प्रायोणो उत्तरपद प्रधाना तत्पुरुष, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक विभक्तियां लगती हैं। इसमें क्या होता है, इसके पहले पद में दूसरे से लेकर सातवें तक, यानी कि द्वितीय से लेकर सप्तमी तक विभक्तियां लगती हैं। इसका विग्रह विभक्ति के अनुसार ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इसका विग्रह जो है विभक्ति के अनुसार ही किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजपुत्र का मतलब क्या है? ठीक है, तो क्या है? राजपुत्र। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। क्या है? राजा का पुत्र। तो कौन सा इसमें विभक्ति आएगी? संबंधवाचक आएगी। कौन सी? संबंधवाचक आएगी। तो इसमें क्या है? काकी के रारी रे किस में आता है? तो संबंधवाचक में आता है ना। संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक में राजा का पुरुष यानी कि काकी के रारी रे आते हैं। ठीक है, तो इसका विग्रह क्या हो गया? राजा का पुत्र, राजपुत्र। इसी प्रकार से राजमंदिरम, राजा का मंदिरम। ठीक है, राज मंदिरम यानी कि राजा का मंदिर, राज मंदिरम। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसको मिटा देते हैं, इसको एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। पहला हमने एग्जाम्पल क्या बताया? पहला मैंने आपको एग्जाम्पल बताया
राजपुत्र, क्या है, राजपुत्र, तो इसमें क्या आएगा, राजा का पुत्र। ठीक है, इसी प्रकार से गंगा जल, इसी प्रकार से गंगा जल, तो इसमें क्या आएगा, गंगा का जल। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तत्पुरुष समास के ही उदाहरण हो गए। तत्पुरुष समास में विभक्ति द्वितीया से लेकर सप्तमी तक आती हैं, और विभक्ति आपको पता ही होंगी, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, विभक्ति क्या होती है, कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान में पर ठीक है, और संबंध, संबंध में क्या आता है, तो संबंध में आता है रारी रे और काकी के। ठीक है, तो ये विभक्ति पद हो गए, जिसमें जो पहली विभक्ति है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, 2 से हम इसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 2 से लेकर 7 तक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है तत्पुरुष समास में। उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि तत्पुरुष समास की डेफिनेशन क्या है और किस प्रकार से इसको डिफाइन किया जा सकता है। आगे देखते हैं तत्पुरुष के 2 भेद। आगे देखते हैं तत्पुरुष के भेद। तत्पुरुष समास के द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, इनको समझ लेते हैं। ठीक है, पहला है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में क्या आता है, इसके पहले पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उत्तर पद कत क्या होता है, क्वत, क्या है, क्वत प्रत्यानंत होता है। उदाहरण के लिए गजम आरूढ़, क्या है, गजम आरूढ़ यानी कि गजरारूढ़, क्या है, गजारूढ़, क्या है, गजारूढ़। इसी प्रकार से शरणम आपन्न यानी कि शरणापन्न, कृष्णश्रित, कृष्णश्रित, कृष्णाश्रित, ग्रामगत, ग्रामागत, क्या है, ग्रामगत। ठीक है, तो ये हमारे द्वितीय विभक्ति में आ गए, यानी कि ने में, यानी गजम आश्रम गजना, गजम आश्रम गजारूढ़ यानी कि गजने, शरण आश्रम शरण ने आसन्न, ठीक है, शरण में आसन्न, कृष्णाश्रित कृष्ण में आश्रित, ग्रामागत, ग्रामागत ग्राम में आगत। ठीक है, तो ये क्या हो गए, द्वितीय पुरुष तत्पुरुष में विभक्ति में आ गए। इसी प्रकार से तीसरी क्या है, इसके पहले पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे धनेन हीन, धनेन हीन यानी कि धन से हीन, क्या है, धन से हीन, मासेन पूर्व यानी कि मास से पूर्व, आचरेण हरिणा यानी कि आचरेण हरिणा, यहाँ पर होगा हरिणा त्रात, यहाँ ये गलत हो गया, पूरा नहीं लिखा हुआ है, ये होगा हरिणा त्रात है, हरिणा से त्रेत, क्या है, हरिणा से त्रात। तो इसकी विभक्ति होती है से, इसकी विभक्ति क्या होती है, से, और द्वितीय विभक्ति की होती है ने, क्या होती है, ने। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार से अन्य भेद को हमें समझना होता है। अभी हमने आपको 2 विभक्ति बता दी, दूसरी और तीसरी। इसी प्रकार से आप और प्रकार को लिख सकते हैं विभक्ति के अनुसार। नेक्स्ट हमारा है बहुब्रीहि समास। क्या है बहुब्रीहि समास, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें भी दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं तथा दोनों पद किसी तीसरे पद के साथ विशेषता को बताते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यानाधिकरण। कैसे होते हैं, समानाधिकरण और व्यानाधिकरण। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा बहुब्रीहि समास है। अब हम इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। किससे, अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि इसके उदाहरण क्या है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है जैसे लंबोदर, क्या है, जैसे लंबोदर अर्थात, ठीक है, जैसे लंबोदरा यानी कि जिसका उदर है लंबा, लंबा है उदर जिसका। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, लंबोदर, लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, यानी कि इसमें किसी तीसरे का बोध हो, इसमें किसी तीसरे पद का बोध हो, तीसरे पद का
बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसके और उदाहरण को अभी हम देख लेते हैं कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण और क्या क्या हैं। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण। क्या देख रहे हैं, उदाहरण को देख रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा उदाहरण है, पहला है लंबोदर। पहला क्या है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। ठीक है, इसी प्रकार से गजानन, जिसका मस्तिष्क जो है वो गज के समान है, यानी कि ये भी गणेश आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से गजानन नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है पीतांबर। पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर यानी कि वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण। इसी प्रकार से नीलकंठ है, इसी प्रकार से क्या है, नीलकंठ है। ठीक है, क्या है, नीलकंठ है। ठीक है, नीलकंठ है, पंचानन है, त्रिलोचन है, दशानन है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। किसके, बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। इसको एक बार फिर से बता देते। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। ठीक है, इसी प्रकार से पीला है वस्त्र जिसका पीतांबर अर्थात भगवान राम श्री कृष्ण। ठीक है, इसी प्रकार से नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। इसी प्रकार से त्रिलोचन, तीन नेत्रों यानी कि लोचन नेत्रों वाला अर्थात भगवान शिव यानी कि महादेव। ठीक है, तो ये क्या है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। दोनों पद तो क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तीसरा इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और अन्य किसी तीसरे पद से हमें क्या होता है, प्रधानता का बोध होता है। तो क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रकार है अव्ययी भाव समास। कौन सा है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास क्या डेफिनेशन है, तो इसकी क्या डेफिनेशन है, प्रणेत पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, यानी कि जिसका पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें पहला पद अव्यय उपसर्ग होता है। क्या होता है, इसमें जो पहला पद होता है वो अव्यय यानी कि उपसर्ग होता है। यही पद जो होता है वो प्रधान होता है तथा दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा शब्द होता है। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है। इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी मुख्य रूप से पहचान होती है कि इसमें उपसर्ग उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, इसमें उपसर्ग उपस्थित होते हैं। देखते हैं इसको, आगे देखते हैं। इसका विग्रह उस अव्यय उपसर्ग के अर्थ के अनुसार किया जाता है। समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, इसके रूप में ही नहीं चलते। यह विभिन्न अर्थों का प्रयोग, जैसे उदाहरण के लिए इसमें हम विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं। किसका, इसमें हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अधिहरौ इति यानी कि अधिहरि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, समीप्य। क्या है, समीप्य यानी कि समीपता। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। क्या है, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। ठीक है, नेक्स्ट है समृद्धि संपन्नता, जिसमें संपन्नता का बोध हो। माद्राणा समृद्धि समुद्रम। ठीक है, माद्राणा समृद्धि समुद्रम। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण है, ये अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से अभाव या किसी की कमी होना, ना होना, जैसे कि निर क्या है, एक उपसर्ग है। मृच्छिकाणाम अभाव यानी कि निर्मच्छिकम। इसी प्रकार से शब्द पादु भाव के अर्थ में इति हरि शब्दस्य प्रकाश यानी कि इति हरि। इसी प्रकार से योग्यता के अनुसार किस प्रकार से, अनुगुणस्य योग्यम यानी कि अनुगुणम। इसके और उदाहरण देख लेते हैं। किसके, अव्ययी भाव के हम और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको संस्कृत में अव्ययी भाव मतलब समास नहीं आ रहे हैं तो आपको जो भी हिंदी में याद हो उसको आप लिख दें। उसको आप लिखने से क्या होगा, एग्जामिनर आपको अच्छे से मार्क्स दे देगा, क्योंकि हिंदी और संस्कृत समान ही होते हैं।
इसमें थोड़ा बहुत कुछ विसर्ग वगैरह का क्या होता है, अंतर होता है, और कुछ शब्दों में अंतर होता है, लेकिन ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको याद ना हो समास संस्कृत में तो आप हिंदी के समास लिख सकते हैं, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अव्ययी भाव के समास के उदाहरण और क्या है, जैसे प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन, यहाँ बिंदी लगा देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है म। प्रतिदिनम, इसी प्रकार से प्रतिदिश, प्रतिदिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति, अनुरूप, अनुक्रिया। तो इसमें कौन से हैं, इसमें अनुपसर्ग निहित है। ठीक है, तो क्रिया का क्या हो गया, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। तो ये हमारे अव्ययी भाव के क्या हो गए, उदाहरण हो गए। ठीक है, अब हम अपना समास को, ठीक है, अब हम अपने इस चैप्टर को, इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने समास पढ़ा, समास के प्रकार देखे, उसके उदाहरण को हमने समझा, बहुत अच्छे से समझा। अगर आपने क्लास नहीं देखी है आपने मेरी पिछली क्लासेस, तो आप मेरी पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। आप लोग कंटिन्यू क्लास तो देख नहीं रहे हैं, ना कमेंट करते हैं, इसीलिए आपकी क्लासेस जो है वो लेट हो रही हैं। अगर आप, क्या होता है, एक टीचर को एक मोटिवेशन चाहिए होता है कि उसके बच्चे जो हैं, उसके जो स्टूडेंट हैं वो लोग क्लास देख रहे हैं, लेकिन आप लोग क्लास देखते ही नहीं, ना क्लास देखते हैं, कोई रिस्पॉन्स करते हैं, ना कमेंट करते, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप लोग न्यूट्रल हो चुके हैं। तो टीचर क्या करे, टीचर अपनी पूरी ईमानदारी से आपको दे रहा है 100%, लेकिन आप लोग तैयारी नहीं करना चाह रहे हैं। आपको पता ही, आपके एग्ज़ाम अगस्त लास्ट में कंडक्ट होना बताया गया है। हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए, लेकिन फिर भी अगर आप अगस्त लास्ट यानी कि इसी महीने के लास्ट तक आप तैयारी करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकेंगे। अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप, पता ही है रिजल्ट क्या आएगा। इसलिए आप मेहनत करते रहें और हमसे ज़रूर जुड़ें। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें क्लास को। कल का हमारा एक नया टॉपिक होगा, कल हमारा क्या होगा, एक न्यू टॉपिक होगा। ठीक है, मैंने आपको अपना सिलेबस बताया ही था, मैंने आपको अपनी पहली क्लास में सिलेबस बताया था। मैं उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कराऊंगी और उसी में से आपका पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। थैंक यू।